गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। बोर्ड की विजिबिलिटी क्लियर है बच्चों सबको? एवरीवन यस सर। ठीक है, ठीक है। वेट करेंगे बच्चों 2 मिनट, सारे बच्चे ज्वाइन कर ले फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ लगे बच्चे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चों। लास्ट क्लास में लास्ट टॉपिक क्या था बच्चों? टेल मी व्हाट इज द लास्ट टॉपिक? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। कैरेक्टरिस्टिक्स में वेव नंबर तक डिस्कस कर लिया था हमने। यस सर। वेव नंबर कर लिया था, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव में वेव नंबर तक कर लिया था ना हमने बच्चों, लास्ट पॉइंट। यस सर। यस सर। चलो, एम्पलीट्यूड करा था, उसमें एम्पलीट्यूड डिस्कस करा था। नो यस सर। सर, डेफिनेशन दे दी थी। यस सर। करा था ना, ठीक है। उसमें एक रिलेशन शायद मैंने आपको नहीं बताया, दैट फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो होता है बच्चों दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ठीक है, लास्ट क्लास स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था? वेवलेंथ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, वेव नंबर क्या होता है। ठीक है, बट देयर इज अ इंपॉर्टेंट रिलेशन दैट इज फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। किसी भी वेव की अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी ना बच्चों तो वेवलेंथ कम हो जाएगी। क्लियर हो रहा है? अगर आप फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ ऑसिलेशंस को बढ़ाओगे तो जो वेव्स के बीच का जो डिस्टेंस है, तो कंसेक्यूटिव वेव्स का जो डिस्टेंस है दैट विल डिक्रीज। ठीक है, दैट्स व्हाई व्हाट वी कैन से दैट द फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, और इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए जो कांस्टेंट हम लेते हैं दैट इज c, एंड c इज नोन एज स्पीड ऑफ लाइट। c को हम कहते हैं बच्चों स्पीड ऑफ लाइट। क्लियर? तो c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। ये एक रिलेशन और नोट कर लेंगे बच्चों, c इज स्पीड ऑफ लाइट, ये हम एक कांस्टेंट लेते हैं दैट इज टू रिमूव द प्रोपोर्शनैलिटी। फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ती है, किसी भी वेव की अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो उसकी जो वेवलेंथ है दैट डिक्रीजेस। फ्रीक्वेंसी सबको पता होना चाहिए, दैट इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। क्लियर? Frequency, that is the number of oscillations. So if the number of oscillations will increase, then wavelength will decrease. Clear है? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो। यस सर। ओके, तो अब हम कंसेप्ट 1 का सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। इसको मैं राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे रहने देता हूँ। नाउ आई एम स्टार्टिंग विद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर रिकॉर्डिंग में मैंने देखा एम्पलीट्यूड नहीं करवाया था। नहीं करवाया था, मैंने लिखवाया नहीं था, बट मैंने शायद समझा दिया। यस सर। है ना? कोई नहीं बच्चे, मैं अभी लिखवा भी दूंगा। एम्पलीट्यूड में क्या होता है, जो क्रेस्ट है वो कितना ऊंचा है और जो ट्रफ है वो कितना गहरा है। ठीक है, हाइट ऑफ द क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ द ट्रफ, दैट इज द एम्पलीट्यूड। चलो, नाउ वी स्टार्ट विद द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, देखो Yes, बच्चों, sir. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट Yes. इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट। ये एक एक्सपेरिमेंट था जो 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने करा था। ठीक है, और इसी के लिए मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, नोबेल प्राइज आप लोगों ने सुना होगा, साइंस फील्ड में मिलता है। ठीक है, सुना है नोबेल प्राइज के बारे में? यस यस सर। प्राइज साइंस की फील्ड में मिलता है, सबसे बड़ा प्राइज कहा जाता है। ठीक है, और एल्बर्ट आइंस्टाइन को 1905 में इसी के लिए नोबेल प्राइज मिला था। किसके लिए? कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उन्होंने बताया था उससे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज प्रूव हुई थी, दैट इज द डुअल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, आइंस्टाइन बड़े महान साइंटिस्ट थे भाई, उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, आइंस्टाइन की इक्वेशन है वहीं से डराइव होती है, बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई, बट उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात थी दैट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो उन्होंने 1905 में दिया था, और उसी के लिए उसको उनको नोबेल प्राइज
1921 में। अब ऐसा कहीं पे मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कि मैथमेटिशियंस को नोबेल प्राइज नहीं मिलता। मिलता है, आपको पता है? जो थ्योरी बनाते हैं उनको मिलता है। हाँ, थ्योरी वालों को थ्योरी मिलता है। यस सर। थ्योरी वालों को मिलता है, मैथमेटिशियन को नोबेल प्राइज मिलता है। मैथमेटिशियंस का बड़ा प्राइज कौन सा होता है, आप लोग इसको पता कर। चलो, हम थोड़ा उसको उसकी बात नहीं करनी। We are discussing photoelectric effect because that is very important that we have to discuss. And in last class we studied about electromagnetic wave theory. ठीक है, अब देखो बच्चों क्या होगा, मैं आपको पहले से बोलता आ रहा हूँ, आप अपनी तरफ से कुछ भी assumption नहीं लेंगे। ठीक है, जो जो चीज आप पढ़ोगे उससे जो जो कंक्लूजन्स निकलेंगे हम उसी की बात करेंगे। Yes or no? यस सर। Yes, sir. Yeah? There is no need for any conclusion. मतलब आप पहले से अपने दिमाग में कोई assumptions ना रखें कि that there is a particle like nature, there is a wave like nature. Please. ठीक है, हम photoelectric effect start कर रहे हैं। अब what is photoelectric effect? Please ध्यान से। When a radiation with a certain frequency, when a radiation with a certain frequency, nu naught, strikes the metal surface, strikes the metal surface, electrons are ejected from it. Electrons are ejected from it. The ejected electrons are called photoelectrons. Here, the ejected electrons are called photoelectrons, and the phenomenon is known as photoelectric effect. Photoelectric effect. ठीक है, डेफिनेशन को समझेंगे। क्या बोला है डेफिनेशन? बोला जा रहा है अगर मेटल की सरफेस पे एक रेडिएशन आकर स्ट्राइक करती है, ठीक है, एक रेडिएशन आकर स्ट्राइक करती है किसकी सरफेस पे बच्चों? मेटल की सरफेस पे अगर एक रेडिएशन आकर स्ट्राइक करती है जिसकी फ्रीक्वेंसी है न्यू नॉट, तो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर आता है। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर आता है इसे नाम दिया जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन, एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर? आई एम रिपीटिंग, जब मेटल सरफेस पे एक रेडिएशन स्ट्राइक करती है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है बच्चों? जिसकी फ्रीक्वेंसी है न्यू नॉट। क्लियर? तो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, ये जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है इसे फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, एंड द फिनोमेनन इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर? Yes, sir. यस सर। अब ये कैसे होता है, क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या हुआ इसके अंदर, इसको डिटेल में समझने के लिए मैं इस पूरे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को 3 क्वेश्चंस में डिवाइड करूंगा। पहला क्वेश्चन है बच्चों कि ये जो रेडिएशन स्ट्राइक कर रही है इसकी फ्रीक्वेंसी को न्यू नॉट ही क्यों रखा गया। सेकेंड क्वेश्चन इज कि मेटल सरफेस ही क्यों ली, एंड थर्ड क्वेश्चन इज ये इलेक्ट्रॉन बाहर क्यों आए। ठीक है, ये पूरे थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए काफी है। ये 3 क्वेश्चंस, और इन 3 क्वेश्चंस के आंसर्स को हम ढूंढते हुए पूरी थ्योरी समझ जाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है कि रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को न्यू नॉट ही क्यों रखा। व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन? मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन क्यों निकला, मेटल सरफेस ही क्यों ली। थर्ड क्वेश्चन इज ये इलेक्ट्रॉन बाहर क्यों आया। ठीक है, तीनों क्वेश्चन क्लियर हैं? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. लेट मी चेक एवरीवन क्लास में है या कोई मिसिंग है भाई। एक सेकंड वेट कर लेना बच्चों प्लीज, क्योंकि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, कोई मिस कर रहा होगा तो फिर। आरुआ आ गई हैं, अथर, भावर्थ, फतेह सिंह बेदी, हर्षल, जतिन, मान्या, मेहनी, मोहम्मद, अमान, मुस्तफा, नंदिनी, निखिल, प्रज्ञा, ऋषिका, सिद्धांत, सूरज, तान्या। ओ यार, 2 बच्चे मिसिंग हैं क्लास में। एक सेकंड वेट करना बच्चों प्लीज, एक सेकंड।
अरे अब किसने लीव कर दिया? और सिद्धांत गायब है। चलो बच्चों कोई नहीं, तो बच्चों का टाइम क्लैश हुआ है। ठीक है बच्चों, प्लीज ध्यान से देखेंगे। 3 क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने जा रहे हैं। फ्रीक्वेंसी को न्यू नॉट क्यों रखा, मेटल सरफेस क्यों ली, इलेक्ट्रॉन बाहर क्यों आया। स्टार्टिंग विद द सेकंड क्वेश्चन, मेटल सरफेस ही क्यों ली, मेटल सरफेस के अलावा कोई और एलिमेंट क्यों नहीं लिया, किसी और की सरफेस को कंसीडर क्यों नहीं करा। देखो बच्चों, इसका आंसर आपको 10th क्लास में ही मिल गया होगा। 10th क्लास में आप सबने एक चीज पढ़ी थी एटॉमिक साइज के बारे में। व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। पढ़ा है बच्चों, नहीं पढ़ा बताइए। यस सर। पढ़ा Yes, sir. पढ़ा है. Yes, sir. When we move left to right in a period, atomic size decreases. What is the reason? जी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। क्लियर, न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती है, दैट्स व्हाई साइज डिक्रीज होता जाता है। तो अगर इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम चलते हैं तो सबसे लेफ्ट में जो होगा उसका साइज सबसे बड़ा होगा। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. मोस्ट एलिमेंट यानी जो मेटल्स हैं, जो पहले ग्रुप के एलिमेंट हैं, दैट इज एल्कली मेटल्स, उनका साइज सबसे बड़ा है। इससे क्या फायदा है? साइज बड़ा है तो न्यूक्लियस से आउटर इलेक्ट्रॉन दूर हो जाएगा, न्यूक्लियस से आखिरी इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, और अगर ये डिस्टेंस बढ़ गया देन इट इज इजी फॉर अस टू टेक आउट द इलेक्ट्रॉन। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. तो सबसे आसान इलेक्ट्रॉन निकालना किससे है? दैट इज फ्रॉम मेटल्स। व्हाई? बिकॉज ऑफ द लार्ज साइज, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द न्यूक्लियस ऑन द इलेक्ट्रॉन्स दैट इज वेरी वेरी लेस। ठीक है, एंड दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द न्यूक्लियस ऑन द इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड न्यूक्लियर चार्ज। यानी जो न्यूक्लियस की फोर्स लग रही है मेटल्स में, क्योंकि उनका साइज बड़ा है, वो बहुत कम है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस की बहुत कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, इसलिए मेटल सरफेस को लिया। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन का आंसर सबको क्लियर हुआ है? Yes, sir. Yes, sir. सबका रिप्लाई चाहिए भाई। सबको क्लियर है व्हाई वी आर यूजिंग मेटल? आप सबने सुना होगा मेटल्स हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। अरे भैया कोई अपने आप इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ता यार। टेंडेंसी इज समथिंग डिफरेंट। टेंडेंसी मतलब जो उनकी इच्छा है इलेक्ट्रॉन छोड़ने की, दैट इज टू एक्वायर द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। ठीक है, बट ऐसा नहीं है वो कहेंगे इलेक्ट्रॉन ले जाओ यार। आपको इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। यू हैव टू सप्लाई एनर्जी टू ब्रेक द न्यूक्लियर चार्ज। क्लियर? Sir. Yes, sir. Yes, sir. एनी डाउट? Yes, sir. हाँ सर बताओ। आइंस्टाइन को पहले से पता था कि एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तभी उन्होंने मेटल सरफेस लिया। नहीं बच्चे, आइंस्टाइन को ये पता था कि मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान। तो क्लियर? जब उन्हें मतलब पता आइंस्टाइन नहीं को था ये कि नहीं पता था। इलेक्ट्रॉन हाँ। आसानी से निकल सकता है, तो और उन्होंने आइंस्टाइन देखो, हाँ मैं यही बता रहा हूँ, आइंस्टाइन क्या कर रहे हैं? आइंस्टाइन तो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो तो क्या कर रहे हैं? एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं ना। क्लियर? और आप एनर्जी सप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। क्लियर? क्योंकि कोई भी एटम आयनाइज होता है, सोडियम से Na+ बनता है, Mg से Mg2+ बनता है। ये कैसे बनते हैं? फॉर दैट एनर्जी इज रिक्वायर्ड। अब आप एनर्जी कैसे सप्लाई करोगे? देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। यू सप्लाई एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट मोस्टली। यस और नो? यस सर। सप्लाई एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसे इलेक्ट्रोलिसिस नाम दिया जाता है। यस और नो? यस सर। तो व्हाई नॉट इन द फॉर्म ऑफ लाइट? क्लियर हो रहा है? यस सर। क्लियर? तो आइंस्टाइन को इतना तो पता ही है ना बच्चे। आइंस्टाइन क्या, ये तो सारे बच्चों को, आज की डेट में सारे बच्चों को पता है, उस टाइम भी सबको पता था, बिकॉज सम एटम से आयंस तक का पता चल रहा था। क्लियर हो रहा है? एटॉमिक मॉडल की जब बात करी जा रही है तो एटम्स और आयनाइजेशन, क्योंकि जो कंपाउंड्स मिलते थे वो तो आयनिक फॉर्म में ही मिलते थे ना। यस सर। क्लियर हुआ? और कोई डाउट? एनी अदर डाउट? नो सर। चलो ठीक है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा, एक्सपेरिमेंट से लाइट इंसिडेंट करी, बिकॉज उन्होंने कहा लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। मेटल इसीलिए लिया गया बिकॉज इट इज इजी टू टेक आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल्स। क्लियर हो रहा है सबको बच्चों? Yes, sir. सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब आते हैं फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन। अभी भी किसी को डाउट है तो पहले क्लियर कर लो। सेकंड क्वेश्चन के आंसर में किसी को डाउट है? एनी डाउट? ये डाउट है सर, ये जो इन्होंने मेटल सरफेस ली है ये ज्यादातर थोड़ा सा लाउडली प्लीज, थोड़ा सा सर, लाउडली। ये जो मेटल सरफेस होगी ये एल्काइन ही होगा ना? एल्कली, सॉरी एल्कली होगा ना? हाँ, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स। ओके सर। क्लियर? दैट मींस आप ये क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल। वेरी गुड क्वेश्चन जिसने भी पूछा है बच्चों। वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल। पहला ग्रुप एल्कली होता है, दूसरा एल्कली नॉट मेटल होता है। उसके बाद आप देखोगे थर्ड से लेकर 12 तक जो ग्रुप है, 10th क्लास में आपको पढ़ाते नहीं थे, आपको फर्स्ट सेकंड पढ़ाते थे, 13 से लेकर 18 तक पढ़ाते थे। थर्ड से 12 तक के ग्रुप की बात नहीं करते थे आपको 10। वो थर्ड से 12 के अंदर ट्रांजिशन मेटल्स आते हैं। तो कौन सा मेटल यूज करा सर आपने? तो मेटल सरफेस बोल दिया। नाउ इट इज
कॉम्प्लिकेटेड कि फर्स्ट ग्रुप वाला है सेकंड ग्रुप वाला है, तो मैं आपको स्पेसिफाई कर रहा हूं फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स। सबसे आसान किससे इलेक्ट्रॉन निकालना है? दैट इज फ्रॉम द फर्स्ट ग्रुप। यस और नो? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब आते हैं ये जो दो क्वेश्चंस रह गए यार, रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट क्यों रखी, इलेक्ट्रॉन बाहर क्यों आए, इसे एक्सप्लेन करने के लिए थ्योरी का यूज करा, एंड दैट थ्योरी इज कॉल्ड प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। मतलब इसे एक्सप्लेन करने के लिए हम इसे यूज कर रहे हैं। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से इसे एक्सप्लेन करा, ठीक है? आपको समझाने के लिए प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी यूज होगी, ध्यान से सुनिएगा। मैक्स प्लैंक साइंटिस्ट थे, क्वांटम थ्योरी के अंदर क्या बताया गया? द एनर्जी एमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स, द एनर्जी एमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स not continuously but discontinuously in the form of the energy emitted from any source, not continuously but discontinuously in the form of small packets known as quanta or photon. Quanta or photon. The energy, second point, the energy of each quanta or photon is directly proportional to the frequency of incident radiation. Incident radiation. That means energy is directly proportional to frequency, and energy is equal to h nu, where h is Planck's constant. ठीक है? Planck's constant. And its value is 6.626 into 10 power minus 34 joule second. 6.626 into 10 power minus 34 joule second. ठीक है? अब समझते हैं पहले, और मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं बच्चों, प्लीज दूसरी थ्योरीज को इसके बीच में मत लाइए। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कह रही है, हमें नहीं पता किसने क्या बोला यार, ठीक है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ने क्या बोला, क्या वो सही है गलत है, हम प्लैंक्स की बात करते हैं। प्लैंक आगे कहते हैं, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहती है कि किसी भी सोर्स से एनर्जी कंटिन्यूअसली नहीं निकलेगी, डिसकंटिन्यूअसली निकलेगी इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स। क्लियर हो रहा है? देखो बहुत बड़ी चीज है बच्चों, ये सबने नोट कर लिया होगा तो मैं आगे समझाता हूँ, ये पॉइंट मैं पहले लिख चुका था, ठीक है? नहीं करा होगा कोई नहीं, दोबारा बता दूंगा। प्लैंक ने आगे बोल दिया, ये अगर सोर्स है आपका, यहां से एनर्जी जो निकल रही है, ये जो रेडिएशन निकल रही है, ये रेडिएशन जो है ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये डिसकंटिन्यूअस। और ये जो एक रेडिएशन है, एक्चुअली दिस इज वन पैकेट ऑफ एनर्जी व्हिच इज नोन एज क्वांटा और फोटोन। समझ रहे हो बच्चों क्या बोल रहे हैं? प्लैंक ने क्या बोला? प्लैंक ने कहा, देखो बच्चों मैं बार बार कह रहा हूं, दूसरी थ्योरी मिक्स मत करना। प्लैंक ने क्या बोला? एनर्जी कंटिन्यूअसली नहीं निकलती, किसी भी सोर्स से एनर्जी कंटिन्यूअसली नहीं निकलती। कैसे निकलती है? डिसकंटिन्यूअसली। किस फॉर्म में? छोटे छोटे पैकेट्स निकल रहे हैं, एक रेडिएशन गई, फिर दूसरी रेडिएशन गई, फिर तीसरी रेडिएशन गई, फिर चौथी रेडिएशन गई, और वो जो एक रेडिएशन है वो एक एनर्जी का पैकेट है, व्हिच इज नोन एज क्वांटा और फोटोन। क्लियर? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ध्यान से सुनो, हमें नहीं पता यार कहाँ पे क्या हो रहा है, वी डोंट नो एनीथिंग। हम तो थ्योरीज पढ़ रहे हैं, हम इसमें देख रहे हैं कि हमें क्या पता चल रहा है। सर क्या आप एक और बार समझा सकते हैं सर? मैं दोबारा बता रहा हूँ बच्चे, मैंने भी स्टार्ट ही करा सर है। क्या आप एक और बार समझ? जी सर। मैं बोल रहा हूँ बच्चे सुनो, मैक्स प्लैंक की थ्योरी, प्लैंक क्वांटम थ्योरी में बोला गया किसी भी सोर्स से एनर्जी कंटिन्यूअसली नहीं निकल रही। एनर्जी किस फॉर्म में निकल रही है? रेडिएशन की फॉर्म में। लाइट किस फॉर्म में आ रही है? रेडिएशन की फॉर्म में। हीट किस फॉर्म में आ रही है? रेडिएशन की फॉर्म में। बट एक रेडिएशन नहीं है, एक एक करके रेडिएशन आ रही, पहले एक आई, फिर दूसरी आई, फिर तीसरी आई, फिर चौथी आई। इट इज नॉट कंटिन्यूअस, इट इज डिसकंटिन्यूअस।
और जो वह एक रेडिएशन है दैट इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी, वो एक एनर्जी का पैकेट है। क्लियर? उसको क्या बोला उन्होंने, वो एक रेडिएशन एक एनर्जी का पैकेट है और उसे कहा जाता है क्वांटा और फोटोन। क्लियर? व्हाट इज क्वांटा? ये जो एक रेडिएशन, दिस इज क्लियर टू एवरीवन? यस सर। Yes, sir. यस सर। ये जो एक रेडिएशन है ये एक एनर्जी का पैकेट है। अच्छा, अगर ये एक एनर्जी का पैकेट है तो इसमें एनर्जी कितनी है? ये इसी की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। इस रेडिएशन की जितनी फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही इसकी एनर्जी होगी। क्लियर? इसकी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनर्जी। क्लियर? अगर फ्रीक्वेंसी न्यू है तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए कांस्टेंट ले रहे हैं बच्चों, H, दैट इज कॉल्ड प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है? प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है? कभी भूलने की गलती भी मत कर, मतलब भूलने की सोचना भी मत कर। ठीक है? इतना इंपॉर्टेंट वैल्यू है। सेकंड चैप्टर के अंदर तो 50% से ज्यादा क्वेश्चंस इस टॉपिक के हैं, 50% से ज्यादा न्यूमेरिकल्स इस टॉपिक से हैं। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी बता रहा हूँ, थ्योरी वाइज तो इंपॉर्टेंट है ही, न्यूमेरिकल वाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो एच की वैल्यू कभी भूलनी नहीं। ठीक है? चलो, वो तो कांस्टेंट हो गई। तो ये जो एक एनर्जी का पैकेट है, इसकी एक पैकेट की एनर्जी कितनी है? तो इसकी जितनी फ्रीक्वेंसी होगी उतनी एनर्जी, मतलब अगर इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो उसमें एनर्जी ज्यादा है। क्लियर? अगर उसकी फ्रीक्वेंसी कम है तो उसमें एनर्जी कम। क्लियर? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. अगर फ्रीक्वेंसी न्यू है तो एनर्जी एच न्यू है। अगर फ्रीक्वेंसी न्यू 1 है तो एनर्जी एच न्यू 1 है। अगर फ्रीक्वेंसी न्यू 2 है तो एनर्जी एच न्यू 2 है। जो आप फ्रीक्वेंसी लोगे उसे एच से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज द एनर्जी। क्लियर? ये दो पॉइंट थे मैक्स टाइम की जो अपनी थ्योरी थी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, इसके दो ही पॉइंट थे। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इसे यूज करके ये थ्योरी कैसे एक्सप्लेन करी जाती है। हाउ वी आर यूजिंग दिस क्वांटम थ्योरी टू एक्सप्लेन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट। उन्होंने कहा देखो, न्यूक्लियस है बच्चों बीच में, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहे हैं इन सर्कुलर ऑर्बिट। यस और नो? यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ठीक है? न्यूक्लियस है बीच में, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहे हैं सर्कुलर ऑर्बिट्स में, सर्कल में। न्यूक्लियस ने पकड़ा हुआ है। ठीक है? मान लो ये न्यूक्लियस है सेंटर में और ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है? और वो इसे सर्कुलर मोशन में घुमा रहा है। अब बाहर से एक एनर्जी का पैकेट आता है, किसको मिलता है? इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की फोर्स को तोड़ता है और बाहर एनर्जी का पैकेट। ठीक है? इसे बड़े सिंपल तरीके से समझ सकते हो। एक रॉड ले लो बच्चों, सेंटर में फिक्स करो, रॉड से छोटी छोटी रॉड्स, ठीक है, ज्वाइन करो। क्यूब्स देखे सबने? क्यूब्स, बच्चे जैसे क्यूब्स में खेलते हैं वो क्यूब्स। उसके अंदर टेबल टेनिस की बॉल रखी। ठीक है? देखना, इमेजिन करना, अभी सारी चीज सामने आ जाए। एक बड़ी सी रॉड ली, रॉड को बीच में फिक्स करा, उससे छोटी रॉडें जोड़ी हुई हैं और उसके एंड पे, जो छोटी रॉड है उसके एंड पे क्या है? क्यूब है। क्यूब के अंदर क्या है बच्चे? देयर इज अ गोल्फ बॉल, और गोल्फ बॉल मतलब टेबल टेनिस की जो बॉल होती है। क्लियर? अब वो रॉड ना अपने एक्सेस पे घूम रहा है, तो साथ साथ वो छोटी रॉड भी घूम रही है। क्लियर? उसके वो क्यूब जो है वो भी घूम रहा है, उसके साथ जो बॉल है वो भी। सबको क्लियर हो रहा है? ये इमेजिन कर पा रहे हो? यस सर। Yes, sir. ठीक है? बचपन में ऐसे झूले भी होते थे, है ना? तो एक बार फिर बता दीजिए। स्पिन वाले जो होते हैं यार, क्या नाम होता है उसका, मुझे पता नहीं एग्जैक्ट। ठीक है? हाँ, जो भी नाम है। अच्छा, ये अब समझो क्या हो रहा है, रॉड रोटेट कर रही है ऑन द एक्सिस, छोटी रॉड जो उससे अटैच्ड है, और उसके यहाँ क्यूब, क्यूब के अंदर गोल्फ बॉल, वो भी रोटेट कर रही है। ठीक है? अब आप बाहर से एक पत्थर लेते हो, एक स्टोन लिया आपने और हिट करा उस क्यूब के बॉक्स को, उसमें जो गोल्फ बॉल है जब वो क्यूब पे हिट करता है, क्यूब बॉक्स टूटा, बॉल बाहर। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. आपने स्टोन से हिट करा ना, वो तो घूम रहा था, आपने हिट करा, स्पेसिफिकली जाकर एक क्यूब बॉक्स को लगा, क्यूब बॉक्स टूटा, बॉल बाहर निकल आई। सिंपल है नहीं है? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. न्यूक्लियस के, हाँ बच्चे, तो थोड़ा सा क्लियर नहीं हो, बस एक बार फिर बता दीजिए। अभी दोबारा आओ, देखो बता रहा हूँ, मैं बता ही रहा हूँ जब तक समझ में नहीं आएगा। ऐसे इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है, मेरी एल्बो न्यूक्लियस है, और जो मेरा जो पाम है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? दिख रहा है? सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं। यस सर। ठीक है? ये बाहर से आ रही है एनर्जी, दिख रहा है? ये एनर्जी आ रही है। एनर्जी किसको मिली? इलेक्ट्रॉन को। न्यूक्लियस की फोर्स टूटी, इलेक्ट्रॉन कहाँ है? अरे एनर्जी मिली इलेक्ट्रॉन को, न्यूक्लियस की फोर्स तोड़ेगा। यस सर। Yes, sir. Yes, sir.
ठीक है, अगर वो न्यूक्लियस की फोर्स टूट गई, न्यूक्लियस की फोर्स का मतलब क्या, किसी को पकड़ा गया है, आप किसी को पकड़ के घुमा रहे हो सर्कुलर ऑर्बिट में, ठीक है, वहां से कोई दूसरे भाई साहब आए तेजी से रिपेल करते हुए, क्या कर रहे हैं, जिसको पकड़ के आप घुमा रहे थे उसको रिपेल कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं स्ट्रांगली, क्या होगा, आपकी फोर्स से स्ट्रांग फोर्स होगी तो वो अपने साथ लेके चले जाएंगे, यस और नो? Yes. यस सर। Yes, sir. आपकी फोर्स से स्ट्रांग फोर्स अगर उन्होंने लगाई, जो उन्होंने पुश करा, ठीक है, उससे अगर आपकी फोर्स से ज्यादा स्ट्रांग फोर्स है जो पुश कर रहे हैं, तो क्या होगा, जिसको आप घुमा रहे थे वो आपके हाथ से छूट जाए, यस और नो? यस सर। Yes. Yes, sir. आवाज नहीं आ रही मुझे, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो आगे समझो क्या हुआ यहाँ पर, आपने एक रेडिएशन फेंकी, रेडिएशन क्या है, एक एनर्जी का पैकेट है, ये एनर्जी का पैकेट किसको मिला होगा, मेटल सरफेस के अंदर कौन है, इलेक्ट्रॉन्स है, कहाँ घूम रहे हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ, क्लियर, किसने पकड़ा हुआ है, न्यूक्लियस ने पकड़ा हुआ है, एनर्जी किसको मिली, इलेक्ट्रॉन को, अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिली और इतनी एनर्जी मिली कि वो न्यूक्लियस की फोर्स को ब्रेक कर सके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एनर्जी कम नहीं मिलनी चाहिए, एनर्जी इतनी मिले कि न्यूक्लियस की फोर्स को एटलीस्ट तोड़ सके, बहुत ज्यादा ना मिले बट उसकी फोर्स को तोड़ने लायक एनर्जी मिले, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, वो बाहर आ जाएगा, यस सर। Yes, समझ में आ sir. रहा है बच्चों? Yes, sir. Yes, जैसे sir. आपने Yes, किसी को sir. पुश करा, जिसको आप घुमा रहे थे, दूसरे किसी भाई साहब ने आकर उन्हें पुश करा, एनी थर्ड पर्सन आके उसको पुश कर रहे हैं और इतना स्ट्रांगली पुश कर रहे हैं कि वो आपकी फोर्स से रिलीज हो जाए, तो बाहर चला जाएगा, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्लियर टू एवरीवन? सेम चीज हो रही है यहाँ पर, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन है, मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है, बाहर से एनर्जी का पैकेट आ रहा है, एनर्जी का पैकेट अगर इलेक्ट्रॉन को मिला वो न्यूक्लियस की फोर्स को ब्रेक करता है और बाहर आ जाता है। इंपॉर्टेंट क्या है कि एनर्जी इतनी हो कि न्यूक्लियस की फोर्स ब्रेक, उससे कम एनर्जी मिलेगी तो नहीं आए। फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लियस की फोर्स को ब्रेक करने के लिए 10 जूल एनर्जी चाहिए, आपने ये रेडिएशन फेंकी, ये रेडिएशन क्या है, अरे ये एनर्जी का पैकेट है, क्या कहते हैं इसे, क्वांटा और फोटोन, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. क्वांटा और फोटोन, आपने एक एनर्जी का पैकेट फेंका व्हिच हैज एनर्जी ऑफ 10 जूल, क्या होगा, कितनी एनर्जी चाहिए थी न्यूक्लियस की फोर्स को ब्रेक करने के लिए, 10 जूल, आपने 10 जूल एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन सिर्फ बाहर आ जाए, क्लियर, आप इतनी ही एनर्जी दे रहे हो कि फोर्स ब्रेक हो सके, फोर्स ब्रेक होगी तो नीचे गिर जाएगा ना, Yes, sir. Yes, sir. अरे ये मैंने मार्कर पकड़ा है, इतनी ही एनर्जी मिली कि फोर्स ब्रेक हो सके, तो फोर्स ब्रेक होगी तो ये मार्कर नीचे गिर जाएगा, क्लियर, अब मान लो एनर्जी ज्यादा मिली तो ये मार्कर आगे तक चला जाएगा, बोले सुनो, Yes, sir. Yes, sir. अगर मैंने 20 Yes, sir. जूल एनर्जी दे दी, मैंने 10 नहीं दी, 10 तो बस न्यूक्लियस की फोर्स को ब्रेक करने के लिए चाहिए ना, 20 दे दी, तो 10 जूल तो फोर्स को ब्रेक करने के लिए यूज हो गई, एक्स्ट्रा 10 जूल कहाँ गए, यूज्ड एज काइनेटिक एनर्जी दैट इज यूज्ड फॉर मूविंग दैट पार्टिकल, यस और नो? Yes, sir. कहाँ जाएगा मार्कर, आगे जाएगा, दूर चले जाएगा. जाएगा ना, देखो ध्यान से, एक तो आप एनर्जी दे रहे हो जिससे फोर्स टूट रही है, फोर्स टूट रही है तो नीचे गिर जाए, सिर्फ बाहर निकला, क्लियर, दैट इज अ मिनिमम एनर्जी, उससे कम एनर्जी पे बाहर नहीं निकलेगा। अच्छा ज्यादा दी तो देखो क्या हो रहा है, दूर जा रहा है और उसे रिलीज ज्यादा है. फोर्स तो टूट रही है और मार्कर छूटेगा तो कहाँ जाएगा, आगे तक, Yes, sir. यस सर। अगर Yes, sir. आगे तक जाएगा तो विद सम स्पीड जाएगा, विद सम वेलोसिटी जाएगा, अगर Yes, कुछ sir. स्पीड है, अगर कुछ Yes, sir. वेलोसिटी है, अगर कुछ स्पीड है, अगर कुछ वेलोसिटी है, दैट मींस देयर मस्ट बी सम काइनेटिक एनर्जी, Yes, यस sir. सर। Yes, sir. क्लियर हो रहा है? चलो अब समझते हैं पहले और थर्ड क्वेश्चन के आंसर। फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट क्यों रखी, ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्यों, ये यही क्यों रखी, एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर, अगर आपको मिनिमम एनर्जी चाहिए तो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, है ना, एनर्जी किस पे डिपेंडेंट है, फ्रीक्वेंसी, तो आप कह रहे हो 10 जूल इज द मिनिमम एनर्जी, फॉर एग्जांपल इफ 10 जूल इज द मिनिमम एनर्जी, तो 10 जूल के लिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी भी तो रही होगी ना, अरे एनर्जी किससे निकल रही है बच्चों, फ्रीक्वेंसी से तो निकल रही है ना, Yes, sir. सर Yes, sir. ये Yes, sir. एनर्जी कम पड़ गई तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी लेने से, तो नहीं आएगा इलेक्ट्रॉन बाहर, अब क्या होगा क्या नहीं होगा वो सेकेंडरी थिंग है, अभी पहले ये सोचो कि 10 जूल एनर्जी चाहिए, क्लियर, 10 जूल एनर्जी कैसे मिलेगी, 10 जूल मतलब एक मिनिमम लेवल आपने रखा है ना, 10, यस Yes, सर। ठीक है, मैं उस पे आऊंगा जो आपका क्वेश्चन है, कम पड़ गई ज्यादा हो गया तो क्या होगा, एक मिनिमम एनर्जी लेवल हमने रखा है दैट इज 10,
10 के लिए क्या करना है यार, एनर्जी तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है, तो 10 एनर्जी मिले इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इससे कम हो गई क्योंकि h तो कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अगर इससे कम हो गई तो एनर्जी 10 से कम हो जाएगी, तो इतनी फ्रीक्वेंसी तो होनी ही चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए, यस और नो? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. That minimum frequency for nu naught, मतलब अगर फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से कम हुई तो इलेक्ट्रॉन नहीं आए, क्यों? क्योंकि एनर्जी 10 से कम होती है। अगर आपने 10 जूल माना है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, 10 जूल एनर्जी चाहिए, ठीक है, तो अगर आपने फ्रीक्वेंसी को न्यू नॉट से कम कर दिया तो एनर्जी 10 जूल नहीं मिलेगी, उससे कम मिलेगी, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और तेजी से घूमने लगे, जो एनर्जी मिली है उससे और तेजी से घूमने लगे, क्लियर हो रहा है, फोर्स मिली और तेजी से घूमने लगे, ऐसा भी तो हो सकता है। यस सर। Yes, sir. फोर्स अगर ब्रेक नहीं हुई तो क्या होगा यार, मान लो आप किसी को पकड़ के घुमा रहे हो, किसी ने आकर पुश करा तो आप भी क्या करोगे, और तेजी से घुमाने लगे होंगे ना उसे, क्योंकि उसकी एनर्जी भी मिली, यस सर। Yes, sir. आपकी फोर्स से तो छूटा नहीं ना वो, अगर रिलीज नहीं हुआ तो वो और तेजी से घूमेगा, दैट्स इट। क्लियर हो गया बच्चे? Yes, यस सर। Yes, sir. Yes, There sir. must be a sir. minimum frequency. कोई डाउट है? सर न्यू नॉट क्या है, एक बार ये बता दीजिए फिर से। न्यू इज फ्रीक्वेंसी, न्यू नॉट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, क्लियर? मिनिमम एनर्जी चाहिए, एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी पे, क्लियर हो रहा है? यस सर। एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, उस मिनिमम एनर्जी के लिए जो फ्रीक्वेंसी चाहिए, वो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी वो चाहिए न्यू नॉट है, वो न्यू नॉट है, करेक्ट, क्लियर? यस सर। Yes, sir. तो ठीक फिर है, फॉर्मूला मतलब में अगर पुट करके निकाल सकते हैं, सॉरी बच्चे, तो ये फॉर्मूला में पुट करके निकाल सकते हैं न्यू नॉट को। अरे भैया बहुत कुछ निकाल सकते हैं, रुको तो अभी तो पहले समझो ना कैसे क्या कर रहे हैं, पहले ये तो समझ लो न्यू नॉट है क्या, ठीक है, क्या कैसे निकालना है उसकी बात बाद में करेंगे। न्यू नॉट इज क्लियर टू एवरीवन, यस सर। यस सर। ठीक है, Yes, sir. दैट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी से कम हुई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा भैया, क्लियर? फ्रीक्वेंसी से कम होगी, एनर्जी 10 से कम हो जाएगी, जो हमने 10 मिनिमम माना है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं है, क्या होगा, वो और तेजी से घूमने लगे ऑर्बिट के अंदर, दैट इज सेकेंडरी थिंग, हमें उससे मतलब नहीं। तो इतनी तो एनर्जी चाहिए, इतनी एनर्जी चाहिए तो इतनी तो फ्रीक्वेंसी होनी ही चाहिए, न्यू नॉट तो फ्रीक्वेंसी होनी ही चाहिए, दैट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, क्लियर? अच्छा आपने न्यू नॉट Yes, कर दी फ्रीक्वेंसी, आपने न्यू नॉट कर दी, इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, क्लियर? तो अगर फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट है तो बताइए इस इलेक्ट्रॉन को बाहर लाने के लिए कितनी एनर्जी लगी होगी? न्यू नॉट इनटू प्लैंक्स कांस्टेंट, व्हाट इज दैट, h न्यू नॉट, h न्यू नॉट। वेरी गुड बच्चे, इफ फ्रीक्वेंसी इज न्यू देन एनर्जी इज h न्यू, अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर लाने के लिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट है देन व्हाट इज द एनर्जी, दैट विल बी h न्यू नॉट, यस और नो? Yes, sir. यस Yes, sir. Yes, sir. यस और नो? अगर फ्रीक्वेंसी Yes, sir. न्यू नॉट मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिससे इलेक्ट्रॉन सिर्फ बाहर आता है तो एनर्जी कितनी हो गई यार, एनर्जी हो गई h न्यू नॉट। क्या ये कह सकता हूं दैट दिस h न्यू नॉट, दैट दिस h न्यू नॉट इज द मिनिमम एनर्जी? Yes, sir. yes, sir. यस सर। कैन वी से दैट? क्यों? क्योंकि न्यू नॉट तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है ना, तो एनर्जी कितनी होगी, मिनिमम एनर्जी कितनी होगी, h न्यू नॉट, जो भी फ्रीक्वेंसी है h से मल्टीप्लाई, दैट इज द एनर्जी, क्लियर? तो कितनी एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, h न्यू नॉट, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन, ठीक है, इसकी बात बाद में करेंगे। मिनिमम एनर्जी कितनी है बच्चों, h न्यू नॉट, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Sir. अब फ्रीक्वेंसी अगर मैंने बढ़ा दी बच्चों, अगर फ्रीक्वेंसी मैंने बढ़ा दी तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और वो ज्यादा दूर जाएगा। अगर फ्रीक्वेंसी मैंने बढ़ा दी तो क्या होगा, सर जो बॉन्ड ब्रेक करने के बाद वो और दूर जाएगा। और दूर जाएगा, वेरी गुड, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का मतलब आपने एनर्जी बढ़ा दी, आप 10 की जगह 20 जूल एनर्जी दे दो, अभी बताया था 10 जूल पे क्या हो रहा था, 10 जूल पे क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन नीचे, यस और नो? रिलीज हो रहा था, यस सर। अब 20 दे दी, क्या होगा, सर रिलीज भी होगा और दूर भी जाएगा। वेरी गुड, काइनेटिक एनर्जी से भी इन्फ्लुएंस हो जाएगा। वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन आगे आगे तक निकला तो निकला, आगे तक गया, तो यहां तक लाने के लिए कितनी एनर्जी दी, h न्यू, बताओ यस और नो? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. Yes, sir. यहां तक लाने के लिए कितनी एनर्जी दीजिए आपने, h न्यू दी, यहां तक लाने के लिए आपने एनर्जी दी h न्यू, अब यहां से यहां तक आया है तो कुछ ना कुछ स्पीड से आया होगा यार, Yes, sir. देयर मस्ट बी सम स्पीड, क्या स्पीड है इसकी, हमने v मान ली, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ mv स्क्वायर,
यही होता है मेरे ख्याल से फॉर्मूला, मेरे को ज्यादा नहीं पता बच्चों, है ना। यस सर। सर काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर, करेक्ट हूं मैं? यस सर। यस अच्छा मैंने 20 Yes, sir, जूल एनर्जी correct. दी, 20 जूल एनर्जी दी, 10 जूल एनर्जी आपने न्यूक्लियस की फोर्स को तोड़ने में लगा दी, चलो वो तो गई, ठीक है। तो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी? 10 जूल। जूल जो बची। 10 joules. 20 joule you are supplying, 10 joule is used to break the nuclear charge, then what is the kinetic energy? सर तो बाकी 10 जूल बचे। 10 joules. 10 joules. कैसे निकाला आपने? 20 माइनस 10 जूल। 20 माइनस। तो थोड़ी सी मैथ्स अगर मैं यहाँ पे लगा दूं बच्चों जो आपने लगाई, बताना जरा मैं सही हूं या नहीं हूं। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. यस सर। The extra amount of energy you are supplying, that is h nu, and the energy which is required to break the nuclear charge, that means the energy which is required to eject the electron from the metal surface, that is h nu naught. Clear? Then extra amount of energy which you are supplying is h nu, and the energy which is required to eject the electron from the metal surface is h nu naught. Then what is the kinetic energy? That is h nu minus h nu naught. 20 minus 10. Yes or no? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. सबको क्लियर हो रहा है एवरीवन? यस सर। यस सर। समझ में आ रहा है? चलो अब हमने यहाँ तक तो समझ लिया कि यार ये एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ। हमें फर्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया, न्यू नॉट क्यों रखी थी फ्रीक्वेंसी। हमें थर्ड का भी आंसर मिल गया, इलेक्ट्रॉन बाहर क्यों आए। यस और नो? यस सर। Yes, sir. यस सर। अब समझेंगे इसके अंदर कुछ और डेफिनेशंस, ठीक है। पर आते हैं मेन मोटिव। सर ये पूरी कहानी समझ में आ गई, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी समझ में आ गई। इससे पहले आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पढ़ाई, वो भी समझ में आ गई। बट जो चीज आपने बोल के पढ़ाई वही चीज समझ नहीं आई, दैट लाइट शुड ड्वेल नेचर। यस और नो? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. इन्होंने जो बोला वो भी समझ में आ गया, इनका एक्सपेरिमेंट भी समझ में आ गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में जो बोला गया वो बात भी समझ में आ गई, उनके पोस्टुलेट्स भी समझ में आ गए। पर ये दोनों थ्योरीज लाइट के दो तरह के नेचर्स को कैसे बताती है, अभी तक ये समझ नहीं आया। बताइए यस और नो? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, तो दो मेजर पॉइंट्स हैं जो डिफरेंस के हैं, अगर आप लोग एग्री करते हो तो बताना। पहला जो मेजर पॉइंट डिफरेंस का है कि ये कंटिन्यूअस बोलते थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाले, जो पहली थ्योरी पढ़ी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहती है डिसकंटिन्यूअस, Yes, sir. है ना। और आप ध्यान से देखो बच्चों, तो यही दो मेजर पॉइंट्स हैं, एक वेव और एक पार्टिकल। वेव जो होता है दैट इज अ कंटिन्यूअस, क्योंकि एक वेव के अंदर बहुत सारी वेव्स आ सकती है। बट मैंने बोला था पार्टिकल इज डिसकंटिन्यूअस, डिस्क्रीट, एक जगह पे दो पार्टिकल्स नहीं हो सकते, याद है? यस सर। Yes, sir. भाई पहली क्लास में यही बात शुरू हुई थी, वेव लाइक नेचर और पार्टिकल लाइक नेचर का डिफरेंस क्या है। वेव इज कंटिन्यूअस, एक जगह पे बहुत सारी वेव्स मिलती हैं। कैसे प्रूव करने के लिए बोल देंगे तो क्या करोगे? व्हाइट लाइट उठाओगे, प्रिज्म से पास करोगे, देखो इसके अंदर 7 लाइट थी। यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. प्रेजेंट थी, यानी एक जगह पे बहुत सारी वेव्स मिल सकती हैं, बट एक पार्टिकल एक स्पेसिफिक पोजीशन पे होता है। पार्टिकल कैसा नेचर होता है? डिस्क्रीट नेचर होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। तो अब सवाल उठता है कि सर ये जो रेडिएशन आ रही है ना, ये बता दो ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस? Sir, ये it जो is लाइट continuous, फॉल sir. हो रही है, इट इज कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस? अब इसका आंसर आप खुद बताओगे। मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ बच्चों, मुझे एक इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, मुझे 10 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इस एक्सपेरिमेंट में मुझे एक इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, मुझे 10 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। आई वांट 10 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ व्हाट आई विल डू फॉर दिस? Sir, ज्यादा रेडिएशंस पास करते हैं। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। क्यों बच्चे, मैं एक रेडिएशन से क्यों नहीं कर पा रहा ये काम? सर उसमें इतनी क्योंकि ज्यादा एक ही इलेक्ट्रॉन particular ये एनर्जी नहीं मिलेगी। उतनी एनर्जी नहीं है। Frequency एक radiation रेडिएशन बहुत यार कम है। एक ही इलेक्ट्रॉन को तो मिलेगी, या एक एनर्जी का पैकेट एक ही इलेक्ट्रॉन को तो मिलेगा। एक स्टोन से एक क्यूब को ही तो हिट कर रहे हो, उसके बाद वो मल्टीपल क्यूब्स को हिट करे, उससे हम डिस्कस नहीं कर रहे। आप जब एक स्टोन फेंक रहे हो तो वो जाकर एक क्यूब को हिट कर रहा है, अब उससे टकरा के वो बाकी साइड वाले स्टोन्स को हिट कर दे, साइड वाले क्यूब्स को हिट कर दे, दैट इज सेकेंडरी थिंग। बट एक स्टोन कितने क्यूब्स को हिट कर रहा था? 1। यस और नो? Yes, sir. यस सर। मतलब एक पत्थर है, आपने उसे रस्सी से बांधा एंड यू आर थ्रोइंग, ठीक है, ध्यान से सुनना। अब वो पत्थर और रस्सी, मतलब बहुत बड़ी रस्सी है, सोचो, वो कहीं नहीं टूट रही, बीच में कहीं भी नहीं रुक रही। कहाँ रुके? जब उसने क्यूब को स्ट्राइक कर दिया।
वहीं पे रुके। यस सर। Yes, sir. क्यूब के अंदर Yes, जो sir. बॉल, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल बताया था, रॉड रखो, छोटी सी रॉड जोड़ो, क्यूब है, क्यूब के अंदर कौन सी बॉल होती है, वो टेबल टेनिस बॉल है, ठीक है। अब आपने एक पत्थर लिया, रस्सी से बांधा, आप मान लो 10 मीटर की दूरी पे खड़े हो, तो आपने उतनी बड़ी रस्सी ले रखी है, रोप ले रखी है, उस रोप और स्टोन का आपने एक थ्रो करा, और उस थ्रो के बाद आपने देखा वहां से एक वो बॉल जो हमारी टेबल टेनिस की बॉल थी वो बाहर गिर गई। अब यहां से वहां तक जब आपने फेंका तो वो पूरा कंटिन्यूअस था, कहीं बीच में रुका नहीं था। यस और नो? यस सर। Yes, sir. Yes, कहाँ sir. जाके रुक गया? कहाँ जाके रुक गया? जो पार्टिकल से हिट हुआ, जो क्यूब से हिट जब हुआ। उसने जाकर क्यूब को हिट करा तो यहां से वहां तक तो वो एक था, बट अब जब मैं दूसरा बॉल निकालने जाऊंगा तो मुझे दोबारा उस रोप को फेंकना पड़ेगा। यस सर। Yes, sir. Yes, उनको sir. रोप में बांध के दोबारा थ्रो करना पड़ेगा ना, दैट मींस इट इज सेकंड टाइम। तो अगर वो पूरी एक ही है तो वो कंटिन्यूअस है, बट वो एक के बाद अगर दो है तो वो डिसकंटिन्यूअस है। सोचो, यस और नो? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अगर यार एक ही पत्थर फेंका जा रहा है और उसी से सब कुछ निकलता जा रहा है, उसी से सारे इलेक्ट्रॉन्स निकलते जा रहे हैं, जैसे वो पहले रामलीला और महाभारत में होता था, भगवान ने एक बाण छोड़ा, उसमें से बहुत सारे बाण निकलते जा रहे हैं। यस और नो? यस सर। Yes, ठीक है, sir. बट जैसे भी बहुत सारे निकलते हुए दिखते हैं, दैट मींस इट इज डिसकंटिन्यूअस। एक ही से भाई सारे ही मरते जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता था। वहां पर भी वो डिसकंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस कहां तक है? जब तक वो हिट नहीं कर रहा किसको? उस क्यूब को। टेल मी यस और नो बच्चों? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. और जहां तक वो कंटिन्यूअस है वहां तक वेव लाइक नेचर है, और जब वो उस पर फॉल हो गया तो आपको दोबारा दूसरा फेंकना पड़ेगा। वो तो रस्सी और जो स्टोन का आपने वो बनाया था, बांधा था और फेंका था, जब तक उसने उस ट्यूब को हिट नहीं करा था तब तक वो सीधा आया जा रहा था। जब टकरा गया तो गिर गया। कौन गिर गया? वो स्टोन भी गिर गया और वो बॉल भी गिर गई। यस और नो? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दोबारा पीछे खींचो और दोबारा हिट करो, दूसरी बॉल आएगी, फिर खींचो, फिर तीसरी बॉल आएगी। एक ही स्टोन से सारी बॉल्स निकल रही हैं? नो। एक ही रेडिएशन से सारे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं? नो। मुझे एक की जगह जब 10 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, मुझे 10 रेडिएशन फेंकनी पड़ेगी। 10 रेडिएशन फेंकने का मतलब क्या होगा? क्या ये कंटिन्यूअस है? No, sir. No, sir. Sir. क्या ये कंटिन्यूअस नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. कहां तक वो कंटिन्यूअस है? जब तक वो हिट नहीं करते जब तक वो hit नहीं करती. तो वो हिट नहीं करता है। तो कहां तक वेव लाइक नेचर है? जहां तक वो कंटिन्यूअस है। और कहां पे डिसकंटिन्यूअस है? वहां पे वो पार्टिकल लाइक नेचर। आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है? Yes, sir. Sir. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ हिट होना चाहिए बच्चों, यहाँ से तो नहीं जा रहा ना। सर लो टकराने के बाद हो जाता है, मतलब गिरने के बाद नीचे। हाँ बच्चे, तो अगर वो टकरा गया और नीचे गिर गया तो वो डिसकंटिन्यूअस हो गया स्टोन। ये तो सिंपल है ना, समझ में आ रहा है ना? ये इससे इजी एग्जांपल क्या लूं? Yes, sir. बताओ। सर हाँ, जैसे एक जगह पे 2-3 वेव्स हो सकती है, तो मतलब एक जगह पे बहुत सारी रेडिएशंस भी तो हो सकती है ना। तो क्या पता सेम जगह पे 10 अगर रेडिएशन हो तो सर वो फिर भी कंटिन्यूअस हो सकती है, और 10 के 10 फिर वो वेव लाइक मतलब 10 आपका के क्वेश्चन 10 आपका इलेक्ट्रॉन क्वेश्चन जो आपके माइंड में चल रहा है, जो मैं समझ पाया हूँ, वो ये है कि सर जब एक रेडिएशन के अंदर 10 रेडिएशंस हो सकती है, मान लीजिए जैसे एक वेव के अंदर 7 वेव्स, ठीक है? आपका जो क्वेश्चन जो मैं Yes, समझ पाया हूँ, तो अगर एक वेव के अंदर 7 वेव्स हैं तो वो 7 वेव्स जाकर हिट करेंगी तो 7 इलेक्ट्रॉन निकल जाने चाहिए। यस सर। तो इसमें कहाँ मना करा जा रहा है? बट वो एक वेव हिट करेगी तो एक ही निकलेगा, वो 7 वेव्स हिट करेंगी तो 7 निकलेगा। नहीं आया समझ में? आ गया सर। क्या समझ में आया? उसके आगे प्रिज्म रख दो, 7 रेडिएशन निकल जाएंगी। ओके सर। यस और नो? यस सर। सर तो मेरा डाउट ये है सर कि एक लाइट वेव में तब तक ट्रैवल करती है जब तक वो किसी ऑब्जेक्ट से टकराती नहीं है, स्पेशली Simple. मेटालिक शीट। Simple. When there is a wave-like nature of light, when it interacts with wave, and when it show particle-like nature, when it interacts with the particle. तो जब तक वो वेव है, कब तक वेव है? जब तक वो पार्टिकल से इंटरेक्ट नहीं। ओके सर। पार्टिकल से इंटरेक्ट कर गई, नाउ इट इज शोइंग पार्टिकल लाइक नेचर, क्योंकि एक आएगी फिर दूसरी आएगी, फिर दूसरी के बाद तीसरी आएगी, फिर तीसरी के बाद चौथी आएगी।
तो जब तक वो सोर्स से निकली और यहां तक नहीं पहुंची, टिल दैट टाइम इट इज कंटिन्यूअस, बट आफ्टर दैट इट इज डिसकंटिन्यूअस। एक आई फिर दूसरी। क्लियर? समझ गए सर सर। यस सर। Yes, sir. तो मतलब Any एक other doubt? फोटोन या हाँ, फिर हाँ, हाँ। क्वांटम एक सेपरेट वेव है, एक फोटोन वेव है, मतलब एक फोटोन किसे कह रहे हैं? तो फोटोन वेव है ना, मतलब एक कंटिन्यूअस। यस, ये जितनी भी यार हीट क्या है, हीट किस फॉर्म में, हीट एनर्जी किस फॉर्म में आती है? रेडिएशन की फॉर्म में। मैंने आपसे लास्ट क्लास में बोला था बॉन फायर कर दो भैया। आप आग में हाथ डाल देते हो क्या? यू आर सिटिंग एटलीस्ट 1 feet away from that bonfire, yes or no? Yes, sir. And you can feel that heat, that heat, yes or no? Yes, sir. यस सर। Yes, Yes. Yes, There is sir. nothing between you and bonfire that you can see, but there is radiations which are continuous till it reaches your body. But once it reaches your body, now it becomes discontinuous. Yes or no? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आज की क्लास में अभी तक जो करा वो सबको क्लियर है? मुद्दा क्या Sir, था? Yes, सर sir. ये रेडिएशन का जो पाथ है उसको कोई भी ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है, कुछ भी। ये हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। We have 3 types of substance: transparent, translucent and opaque. What is wave? What is radiation? First of all, it should be clear to everyone. It is a form of energy. When it is absorbed, that means you are saying that is obstructed. When the energy is not absorbed, that means the energy passes through. Yes or no? Yes. ओके सर। Yes, sir. Yes, sir. When you can say it is obstructed, when the energy is absorbed. But भाई जब energy absorb नहीं हुई, you are using a such type of substance which is 100% transparent. Transparent means, और transparent तो आप light के लिए कह दोगे ना, heat के लिए तो आप कहोगे conducting, non-conducting, insulated, heat conducting, semi-conducting, insulated. Yes or no? मतलब energy इसकी तो different form है. Light के लिए आपने कह दिया भाई transparent, translucent, opaque. तो ये क्या है? पहले तो आप ये समझिए, रेडिएशन क्या है? ये एनर्जी है। तो ये एनर्जी अगर एब्जॉर्ब हो गई तो आप कह दो ये ऑब्स्ट्रक्ट हो गई। यस और नो? और कुछ ना कुछ एब्जॉर्प्शन होगा। आप जो ट्रांसपेरेंट की बात करते हो ना, ऐसा कोई सब्सटेंस नहीं है विच इज 100% ट्रांसपेरेंट। क्लियर? और कोई ऐसा भी सब्सटेंस नहीं है विच इज 100% एब्जॉर्बर। मैं आज को आपको सच बताता हूं, देयर इज एन एक्सपेरिमेंट दैट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर। ब्लैक बॉडी इज कॉल्ड परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड परफेक्ट एमिटर। बट कोई भी ऐसी बॉडी नहीं है जो 100% एब्जॉर्ब कर सके और 100% ट्रांसमिट कर सके, या क्या कहते हैं उसे, हाँ, ट्रांसमिट कर सके, मतलब उसमें से पूरी की पूरी एनर्जी पास हो जाए। तो कुछ ना कुछ एब्जॉर्प्शन तो होगा अगर पार्टिकल बीच में आया है। क्लियर हो रहा है बच्चे? नहीं हो रहा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इट इज अ वेव टिल व्हाट टाइम? बिफोर इट इंटरैक्ट्स विद द पार्टिकल। सन से लाइट आ रही है, unless until it interacts with the particle, it is continuous. When it interacts with the particle, then it is discontinuous. सर तो आप लाइट फिर किस फॉर्म में होगी? अगर उसको कोई मिरर से हम लोग रिफ्लेक्ट करवाते हैं तो विल इट बी? मैं समझा नहीं। मिरर से रिफ्लेक्ट करवाते हैं आप जब, तो कह रहे हैं वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कौन सी फॉर्म है? That is what you are asking. सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। मुझे भी आपकी नहीं आ रही थी, अब आ रही है, बताओ बच्चे। टेल मी अ क्वेश्चन। हेलो। आराम से बच्चे, मैं क्लास में हूं, मैं सुन सकता हूं, आप बोलो क्वेश्चन। सर नहीं आ रही सर। आप क्वेश्चन बोल दो, आपकी वॉइस आ रही है। आई कैन लिसन, मैं सुन सकता हूं। सर आपकी भी नहीं आ रही है। सर मैं ये कह रहा हूँ कि जब कोई लाइट किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराती है तो उसका क्या होता है नेचर? क्या वो वेवलेंथ होती है या फिर वो पार्टिकल टाइप होती है? आप में से कोई इसका आंसर करना चाहेगा? एनीवन? मैं चाहता हूं आप में से कोई आंसर करे। मैंने भी इसका आंसर थोड़ी देर पहले बताया।
सर तो जब तक शायद वो सरफेस पे रिफ्लेक्ट नहीं होती टकराने के wave पहले like- वेव लाइक होगी, उसके बाद वो सर नहीं पार्टिकल सुनाई दे रहा सर, मैं इसे रिजॉइन करता हूँ। चलो कोई नहीं, आप रिकॉर्डिंग में वैसे भी सुन लोगे बच्चे, जब इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी यू कैन अंडरस्टैंड दिस आल्सो। पहले आप सारे बच्चों से मैं चाहता हूं बच्चों कि ये सबको क्लियर है। Yes, sir. Yes sir. Yes, Yes, sir. नाउ फाइनली ये जो दोनों थ्योरीज थी, क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी सही है या प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी सही है? दोनों। दोनों सही है। अब तो कोई फाइट नहीं है ना? सर मेरा एक डाउट है। हाँ बच्चे पहले, हाँ मैं कह रहा हूँ दोनों में जो दोनों थ्योरीज हैं उसमें कौन सी थ्योरी सही है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? No sir. No sir. हाँ, इन दोनों थ्योरीज में ऐसा कोई डर तो नहीं लग रहा भाई ये गलत बोला जा रहा है वो सही बोला जा रहा है? समझ में आ रहा है ना कहाँ पे कौन सही है? Yes sir. Yes sir. And it is also clear that there is a dual nature of light. सर यस सर, क्या मुझे वापस से समझा सकते हैं? मैं हाँ डिस्कनेक्ट। बच्चे मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया तो मैंने सुन लिया था आप रीजॉइन कर रहे हैं। एक सेकंड में मुस्तफा का भी क्वेश्चन ले लूं, मैं दोनों के क्वेश्चन का आंसर एक साथ एक्सप्लेन करूंगा। 7:30 मेरी भी क्लास है, तो बाकी बच्चे इसे नोट करते रहे। आप दोनों अपने क्वेश्चन बोले, मैं आंसर एक्सप्लेन करूंगा। बच्चों इसे नोट करो पहले यहाँ तक, ठीक है? यहाँ तक नोट कर लो, ये मत नोट करना ठीक है? बाकी सारी चीजें नोट कर लो, इसके आगे थोड़ा बहुत और है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। हाँ तब तक क्वेश्चन बताओ, अपने डाउट्स बताओ। टॉपिक सबको क्लियर है ना बच्चों? डुअल नेचर ऑफ लाइट। यस सर। Yes sir. I want reply from everyone. It is clear कि Yes, dual sir. nature कैसा होता है? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। हाँ जी मुस्तफा भैया, आप अपना क्वेश्चन पूछे पहले। सर लाइट जो है वो मतलब अलग अलग पैकेट्स में जो ये फोटॉन्स होते हैं एक साथ ही ट्रेवल करते हैं, क्योंकि फोटॉन्स तो वेव है, तो वेव एक जगह हो सकती है, तो ये अलग अलग ट्रेवल करते हैं, जैसे आपने ड्रॉ कर रही है फिर एक ही जगह पे करते हैं। यार लाइट को देखा है आपने? रूम में लाइट जलाई है, लाइट कहाँ जा रही है? मतलब जहां पे आपने जो भी आपका बल्ब है या फिर जो ट्यूबलाइट है या फिर जो भी CFL है, उसे उसी शेप में लाइट ट्रेवल कर रही है या अलग अलग डायरेक्शंस में जा रही है या पूरे रूम में स्कैटर हो रखी है? सर पूरे रूम में। तो मतलब कैसे ये कैसे ट्रेवल कर रहे होंगे? मैंने तो ये दो ही दिखाए, ये तो पूरे रूम में स्कैटर होंगे ना बच्चे। यस सर, मतलब अलग अलग कर रहे हैं। मतलब जब तक ये पार्टिकल से इंटरेक्ट नहीं कर रहे तब तक तो ये कंटिन्यूअस है, जब ये जाकर इस पे गिर गए तो डिसकंटिन्यूअस है, फिर दूसरी आ रही है, फिर तीसरी आ रही है, इट्स लाइक दिस। ओके नहीं, जब ये इंटरेक्ट नहीं कर रहे बिल्कुल फ्री स्पेस में, तब ये अलग अलग वेव है ना, ये जो फोटोन है। हाँ, नंबर ऑफ वेव्स हैं इन डिफरेंट डायरेक्शंस, दे आर डिफरेंट डायरेक्शंस, नंबर ऑफ रेडिएशन द डिफरेंट डायरेक्शंस। ओके, जिनमें से सर अलग अलग हर जगह पे चली जाती है। हाँ स्कैटर हो गई ना, लाइट स्कैटर हो गई, मतलब रेडिएशन स्कैटर हो गई है, बिल्कुल फैल तो गई। एक और चीज थी कि फाइनली हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं, दोनों में ज्यादा कौन सी सही है? दोनों ही थ्योरी सही है, आप कैसे बोलोगे व्हिच इज रॉन्ग? ओके हाउ यू कैन से एनीथिंग, मतलब कोई भी थ्योरी इसमें गलत है? आप ये कैसे, ये कंक्लूड तो तब करना है ना जब आपको पहले इसमें कोई गलती दिखे। क्यों मुस्तफा? यस सर। आप मुझे बताओ कि ये कंटिन्यूअस होता है नहीं होता? होता है, जब तक वो वेव से इंटरेक्ट करती है डिसकंटिन्यूअस। क्या ये डिसकंटिन्यूअस होता है नहीं होता? बिल्कुल होता है, जब वो पार्टिकल से इंटरेक्ट कर जाते हैं तो इट इज डिसकंटिन्यूअस। तो आप कैसे कह सकते हो कोई थ्योरी गलत है? यस और नो? यस सर, तो मतलब दोनों ही सही है। दोनों अपनी जगह सही है ना। ओके सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट इज क्या नाम था? अरहान। अरहान अरहम। नाम है? अरहम। अरहम। अरहम, सॉरी अरहम। यस सर। हाँ, तो क्वेश्चन आपका था कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बाद क्या होता है? मतलब ये एक मिरर समझ लो, जो बोर्ड है ना ये एक मिरर है। यस यहाँ सर। से एक रेडिएशन ने स्ट्राइक करा और रिफ्लेक्ट हो गई। नाउ ये क्वेश्चन है कि ये कैसा नेचर है, वेव लाइक नेचर है, पार्टिकल लाइक नेचर है? तो देखो बच्चे, यहाँ से यहाँ तक के वेव लाइक नेचर है, क्लियर, और यहाँ से जब निकलेगा तो दोबारा वेव लाइक नेचर है, बट जब यहाँ पर पड़ा वो तो वो पार्टिकल लाइक नेचर है, क्योंकि कोई भी ऐसी सरफेस नहीं है जहाँ पे 100% रिफ्लेक्शन होता है। क्लियर? ओके सर। सर तो आपको कहने का मतलब है कि बीच में कन्वर्जन हो जाता है फिर वापस से नॉर्मल आ जाता है? नहीं, मतलब सम पार्ट ऑफ द लाइट विल बी एब्जॉर्ब, सम पार्ट, चाहे वो बहुत ही कम क्यों ना हो। क्लियर? सर ओके, समझ गया। ठीक है, मतलब टकरा के आएगी, मतलब 100 जूल की एनर्जी की, मतलब मान लो 0.1 जूल ही एब्जॉर्ब हुई, बट एब्जॉर्ब हुई तो क्या होगा? तो इसका मतलब एनर्जी तो सेम रही नहीं ना। यस कह रहा हूं, यस सर, समझ गया सर। it is continuous till that point, when it comes back it is again, it is wave, but here it is particle like nature. Clear? ओके सर, गेट इट, गॉट इट, समझ गया सर। Yes बेटा। सर जब लाइट पार्टिकल लाइक नेचर में होती है तो वो एक्ट कैसे करती है? डिस्क्रीट। पार्टिकल लाइक नेचर मतलब डिसकंटीन्यूअस, डिस्क्रीट। सर मतलब वो एब्जॉर्ब हो जाती है, मतलब जब वेव में होती है तब तो वो ट्रैवल करती है, तो ऐसे पार्टिकल में होती है तब
मतलब आप ये पूछना चाह रहे हो कि पार्टिकल लाइक नेचर में वेव में आप उसे वेव में एब्जॉर्ब हो रही है ना, वो तो वेव ही एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। पार्टिकल लाइक नेचर वेव लाइक नेचर में डिफरेंस समझो कि आप उसे कब पार्टिकल कंसीडर कर, आपकी एक रेडिएशन है, हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है, अब वो रेडिएशन की फॉर्म में हो, ठीक है। जब तक वो यहाँ तक थी वो रेडिएशन थी, जब वो इस पर टच कर गई दैट मींस इट इज पार्टिकल, यस और नो? यस सर। क्लियर हुआ? तो अब आप ये पूछना चाह रहे हो, मेरे को क्वेश्चन ही समझ नहीं आया कि वो पार्टिकल लाइक नेचर में कैसे शो कैसे मतलब करती है? वो लाइक सरफेस पे आ गई तो वो पार्टिकल लाइक नेचर हो गया उसका। हाँ तो जी। फिर लाइक वो एक्ट क्या करती, मतलब एक तरह से वो वहीं खत्म हो गई या फिर क्या हुआ उसके साथ? अब वो आपकी बॉडी के अंदर है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब जिस भी पार्टिकल से इंटरेक्ट कर रही है वो उसके अंदर है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो और मतलब क्योंकि एब्जॉर्ब हो गई ना। हाँ वो एब्जॉर्ब हो गई, तो इसीलिए तो वो कह रहा हूँ कि जब वो एब्जॉर्ब हो गई बच्चे, तो वो उसी की फॉर्म में आ गई ना। अब आप ये भी ओके। तो कह सकते हो कि जब सोर्स से निकली थी तो ये जो एयर है इसमें भी तो एब्जॉर्ब होती नहीं आ रही है, यस इसमें पर सर। कहीं कहीं पे क्या है, कहीं पे वो एक पार्टिकल नहीं था जिससे वो स्ट्रांगली इंटरेक्ट करी, ठीक है। क्या लाइट एब्जॉर्ब एयर में नहीं हो रही होगी? एयर के अंदर भी तो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, यस सर। है ना। तो यस सर। एक्चुअल में आप इसे समझना चाहते हो तो एयर के अंदर भी एब्जॉर्ब हो रही है, बट वेरी वेरी स्मॉल। क्लियर? यस सर क्लियर। सर ये फोटो इलेक्ट्रिक वाले केस में जब वो इलेक्ट्रॉन को हिट करती है लाइट, तो उसके बाद हिट करने के बाद वो फिर से वेव लाइक हो जाती होगी ना, जैसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस के में हुआ। हाँ, व्हेन इट कम्स बैक रिफ्लेक्ट होगी जब, एंड अगेन इट इज वेव लाइक। सर एक चीज पूछनी थी। ओके। बोलो बच्चे। सर जो जो आइंस्टाइन ने जो ये वेव मतलब छोड़ी थी, वो कोई डिवाइस से की थी या सनलाइट से डायरेक्ट? मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि उन्होंने क्या सोर्स लिया था, ठीक है, बट आप इसे सनलाइट के प्रेजेंस में भी कर सकते हैं। सर तो फिर उन्होंने इलेक्ट्रॉन का फिर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन निकल रहा है इसमें से, उन्होंने टेस्ट कैसे किया? कुछ तो क्या होगा? बड़ा सिंपल है यार, ये इलेक्ट्रॉन है यस सर। बच्चे, यहाँ पे पॉजिटिव फील्ड लगा दो मेटल सरफेस की थोड़ी दूर, ठीक है, और यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट ले लो, वोल्ट मीटर लगा दो, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड करंट मेजर करने के लिए। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब आगे जाएगा चार्ज बॉडी मूव करेगी, करंट प्रोड्यूस होगा। सर इसको अगर आइंस्टाइन मतलब अगर पानी में डालते तो और उससे फिर चेक करते तो करंट आता? बट दैट डिपेंड्स कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, जो इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन है वो कितना हो रहा है, कितनी एनर्जी वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, इसके बाद मेटल सरफेस पे पड़ रही है। इसमें तो बहुत सारे फैक्टर्स है, मेटल सरफेस में कि कितनी डेप्थ में से इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है, ये सारे तो फर्दर केसेस है ना। सर पानी में आपने डाल दिया, भाई पानी भी तो एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकती है ना, उसके बाद उस मेटल को कितनी मिल रही है, क्लियर, उतने इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए काफी है नहीं है। क्लियर हो रहा है बच्चे सारी चीजें? यस सर। यस सर। ठीक है बच्चों, मेरी क्लास है 7:30, आपने नोट कर लिया सबने? यस 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 सर। सर। आज की क्लास में जो डिस्कस करा है, मुझे नहीं लगता आप किसी का कोई डाउट बच रहा है। सर बस एक चीज और बोलनी थी। हाँ हाँ बोलो। सर हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि हर एक फोटोन अपने आप में कंटिन्यूअस है जब तक वो टकराए ना कहीं पे। बिल्कुल सर बिल्कुल, सारी चीज को एंड अप करने का मतलब यही है। ओके सर। एनीवन एल्स एनीथिंग? नो सर। दिस इज क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, ठीक Yes, है sir. बच्चों, नेक्स्ट क्लास इसकी सैटरडे हम कंटिन्यू करेंगे आगे। फिर भी अभी आपका कोई डाउट हो, किसी के माइंड में कोई डाउट हो, नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी 2-3 चीजें और मुझे इसके अंदर डिस्कस करनी है, और उसके बाद इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो आई वांट कि नेक्स्ट क्लास में सब अपने साथ एनसीईआरटी लेकर ज्वाइन करें, ठीक है बच्चों? ओके सर। ओके सर। ओके बच्चों, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बच्चों, बाय बाय बाय। थैंक यू सर। सबने नोट कर लिया तो मैं एंड कर दूं मीटिंग सर बच्चों? नहीं किया अभी मैंने। बच्चे प्लीज जल्दी जल्दी जल्दी, बिकॉज 7:30 क्लास है मेरी। और किसी का कोई डाउट हो बच्चों मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। सर ऐसे तो फिर हम कभी वाइट लाइट इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें तो वेवलेंथ मिनिमम हो ही नहीं सकती, हर जगह अलग ही होगी। तो सन से तो वाइट ही लाइट आती है बच्चे। नहीं मतलब सर लाइट को हम इस्तेमाल कर ही नहीं सकते इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, क्योंकि उसमें वेव तो सब जगह अलग अलग होती है ना। तो आप ये तो कंट्रोल कर सकते हो ना कि कितनी एनर्जी पास होने देनी है, कितनी एनर्जी नहीं होने देनी। मतलब इससे पहले आप ऐसा सोर्स लगा दो जो एनर्जी एब्जॉर्ब करके ट्रांसमिट करे, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो उसके बाद ट्रांसमिट हो। यस और नो? यस सर। जतिन प्लीज थोड़ा सा जल्दी कर लो बच्चे। सर हो गया।
हो गया मिश्रा जी, कर लिया आपने? निखिल मिश्रा